गुड इवनिंग, राम राम सा। जैसा कि हम बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जनरल साइंस जो चला रहे हैं, हमने पोषण शुरू किया था। उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था विटामिन, और विटामिन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शर्करा भी कहते हैं, यानी कि शुगर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या इसे हम कहते हैं शर्करा, यानी कि शुगर। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। सबसे पहला आता है कि ये पोषण के जो कार्बनिक यौगिक है वो होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इनके शरीर को हमें ऊर्जा मिलती है। तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जो हमारा भोजन का अवयव है, जो कार्बनिक यौगिक होता है, इनमें कार्बन उपस्थित होता है। इससे हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है तो सीधी सी बात है कि कितनी ऊर्जा मिलती होगी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 4.2 कैलोरी। तो आपको कोई भी प्रश्न पूछ ले कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो वो मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर आता है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं। तो ये जटिल यौगिक होते हैं, ये जटिल यौगिक होते हैं। तथा पाचन क्रिया द्वारा इसे सरल यौगिकों में तोड़ा जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जटिल यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में पाचन की इसको सरल यौगिक में तोड़ा जाता है। अब आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में एक आपको रेशियो याद रखना होता है, अनुपात। इनके कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन तीनों का अनुपात क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। यानी कि इस अनुपात में ये रहते हैं। कार्बन का भी 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 होंगे, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। इसी प्रकार आपको पूछा जाता है कि ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहता है। तो वो रहता है 6:12:6। और ये 6 के पार्ट से कट जाएंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी 2:1:2। तो इस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है, आपको खास इंपोर्टेंट टॉपिक है। इनकी ये चीज ध्यान रखनी होती है हमें। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बन सकता है, या पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, और या फिर ग्लूकोज में इसका अनुपात क्या होता है। ये 3 इंपोर्टेंट फैक्ट जो है हमें ध्यान रखने। फिर हम पढ़ते हैं कि एक दिन में हमारे शरीर को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए जिससे हमें शरीर की ऊर्जा की मात्रा पूरी हो सके। तो हमें एक दिन में न्यूनतम जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो चाहिए हमें 350 से 400 ग्राम। यानी कि एक दिन में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आवश्यक होती है वो होती है 350 से 400 ग्राम। और
कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर को, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फिर आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, इसका पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारे पाचन तंत्र के अंदर। लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एक होता है हमारे मुख में और एक होता है छोटी आंत में। तो मुख में कैसा पाचन होता है, तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। ये पूरा रूप से पाचन नहीं होता है, आंशिक पाचन हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो आगे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ होता है, तो होता है मुख में या मुंह में। और मुंह में होता है किसके द्वारा होता है, तो लारीय ग्रंथि होती है और लारीय ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम यानी कि जो हमारे मुंह में लार होती है जिससे हमें भोजन चबाते हैं, और जब हम भोजन चबाते हैं तो लार हमारे भोजन के साथ में मिलती है और इस लार में एक एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। और जब ये एंजाइम हमारे मुंह के अंदर जब लार होती है जो भोजन में मिलती है, जब भोजन चबाते जाते हैं तो इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु सरल अणु में तोड़ते हैं और जब सरगरा इनकी ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का स्वाद मीठा होता है। इसीलिए हम जब देखते हैं कि जब हम भोजन को अधिक चबाते रहते हैं तो भोजन हमें मीठा मीठा लगना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, इस कार्बोहाइड्रेट के कारण शुरू हो जाता है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। इसी प्रकार छोटी आंत में होता है अग्नाशय जूस, अग्नाशय रस कहते हैं जिसे हम। इस अग्नाशय रस के अंदर ये एमाइलेज एंजाइम होता है। तो अग्नाशय रस के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम है, इस एमाइलेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे पाचन तंत्र में दो जगह पे होता है। पहला होता है मुख में और दूसरा होता है छोटी आंत में। और मुख में आंशिक पाचन होता है जबकि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंशिक रूप से कौन से अंग में होता है, तो होता है हमारे पाचन तंत्र के मुंह वाले भाग में, और पूर्ण रूप से तो होता है छोटी आंत में। अब आता है कि कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है, कि कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बने थे, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जो मूल इकाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई, और मूल इकाई को कहते हैं हम सैकेराइड। सैकेराइड्स। और आपको प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या कहलाती है, तो सैकेराइड कहलाती है। और इस सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, मूल इकाई इनकी सैकेराइड के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हो गए। इसमें केवल एक कार्बन होता है कि एक सिंगल इकाई होती है, एक इकाई होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई होती है, इसमें 2 इकाई होती है, और इसमें 2 से ज्यादा इकाई होती है। और एक इकाई का उदाहरण देखें तो ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज होता है वो हमारा मोनोसैकेराइड होता है। इनकी सिर्फ उसमें कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट की सैकेराइड इकाई होती है केवल एक इकाई होती है। और इसीलिए हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में भी कि इनके अलग अलग उदाहरण है। मोनोसैकेराइड के कितने उदाहरण है, ओलिगोसैकेराइड के कितने, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण कितने हैं, यही हमारा आज का चैप्टर रहेगा। इनकी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ रहे हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड के उदाहरण। इनकी पहले हम पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड के उदाहरण। मोनोसेकेराइड का उदाहरण पहला है, वो है हमारा ग्लूकोज। सबसे पहला उदाहरण है मोनोसेकेराइड का, और उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है? इसे हम कहते हैं ब्लड शुगर कहते हैं। या हम इसे कहते हैं रुधिर शर्करा। ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है रुधिर शर्करा या ब्लड शुगर। ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? आपने देखा होगा कि जब भी हमारे शरीर में थकान महसूस होती है या हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर तुरंत हमें ग्लूकोज चढ़ाता है, जो कि हमारे रुधिर के अंदर मिलती है जाकर के। इसे इसको रुधिर शर्करा भी कहते हैं, या इसे तुरंत ऊर्जा मिलती है। और इसका उपयोग आपने देखा होगा स्पोर्टमैन, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिकेट का खिलाड़ी जब क्रिकेट मैच खेलता है, तो मैच खेलने के दौरान जो बोतल से पानी पीता, उस बोतल के पानी में कौन सा मात्रा, किसकी मात्रा होती? मात्रा ग्लूकोज की होती है, और वो मैं तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए पीता है। तो आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट खेलते समय ग्लूकोज क्यों पीता है? तो क्यों पीता है? तो इमीडिएटली एनर्जी या तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा आता है, वो आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? तो फ्रक्टोज को कहते हैं हम मोनोसेकेराइड है ये, और इसे हम फलों वाली शर्करा कहते हैं। फलों वाली शर्करा, यानी कि ये फलों में पाई जाए, फलों वाली शर्करा, फलों जैसा होता है स्वाद। या इसे हम कहते हैं गन्ने वाली शर्करा, गन्ने के जूस में ज्यादा पाई जाती है, तो गन्ने वाली शर्करा कहते हैं जिसे हम। और इसका एक और होता है कि जो प्राकृतिक रूप होता है, इनकी प्राकृतिक चीजों में ग्लूकोज मिलते हैं, फ्रक्टोज मिलते हैं, जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, तो सबसे अधिक मीठी शर्करा है। तो प्राकृतिक सबसे मीठी शुगर, प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो वो है फ्रक्टोज। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो आपको एक प्रश्न ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है, वो कौन सी होती है? तो होती है फ्रक्टोज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ इसका ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से जो मीठी शर्करा होती है, वो कौन सी होती है? तो वो होती है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या है? तो मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड है। तीसरा आता है गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड के 3 उदाहरण है, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, और तीसरा है उसे पढ़ते हैं गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड के उदाहरण है तीसरा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होते हैं? तो ये लैक्टोज के टूटने से बनते हैं, यानी कि जब जो लैक्टोज होता है उसके टूटने से बनता है, उसे कहते हैं गैलेक्टोज। तो लैक्टोज के टूटने से बनने वाली शर्करा क्या कहलाती है? गैलेक्टोज कहलाती है। ये थे 3 उदाहरण जो थे मोनोसेकेराइड के पहले पार्ट के। मोनोसेकेराइड में 3 उदाहरण क्या क्या पढ़े हमने? तो पहला पढ़ा ग्लूकोज, दूसरा पढ़ा हमने फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और तीसरा पढ़ा हमने गैलेक्टोज। ये तीनों मोनोसेकेराइड थे, पहले के उदाहरण थे। अब दूसरे उदाहरण पढ़ते हैं हम डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के। तो डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड का पहला उदाहरण आता है सुक्रोज, दूसरे का पहला तो आता है सुक्रोज। तो सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं। तो सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर या टेबल चीनी। तो आपके काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि टेबल शुगर या टेबल चीनी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सुक्रोज को कहते हैं। और ये किसके मिलने से बनती है? तो एक अणु, एक इकाई ग्लूकोज प्लस एक इकाई फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। यानी कि जब एक इकाई ग्लूकोज की और एक इकाई फ्रक्टोज की जब आपस में संयोग करती है, तो एक इकाई सुक्रोज बनता है।
इसे ये किस में मिलती है हमें, तो ये शहद में, गुड़ में और चीनी में मिलती है। आपको सुक्रोज पूछे कि सुक्रोज क्या है, तो टेबल शुगर, या आपको पूछा जा सकता है कि टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, तो एक इकाई ग्लूकोज और एक इकाई फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। और सुक्रोज के उदाहरण किससे सुक्रोज प्राप्त होता है, स्रोत क्या हो जाएंगे, तो शहद है, गुड़ है या चीनी है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। दूसरे आते हैं, दूसरा प्रकार है वो है लैक्टोज। सुक्रोज के बाद में तो दूसरा प्रकार आता है, वो आता है हमारा लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या होते हैं या इसका नाम क्या है, तो इसे हम कहते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, तो लैक्टोज का नाम होता है मिल्क शुगर, और मिल्क शुगर का मतलब होता है दूध वाली शर्करा। दूध वाली शर्करा, तो आपको पूछे दूध वाली शर्करा या मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं लैक्टोज को कहते हैं। और लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है, तो एक इकाई ग्लूकोज प्लस एक इकाई गैलेक्टोज के मिलने से होता है। तो एक इकाई ग्लूकोज और एक इकाई गैलेक्टोज जब मिलते हैं तो लैक्टोज का निर्माण होता है। तो आपको पूछे कि लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज है वो है मिल्क शुगर, और निर्माण कैसे होता है इसका, तो एक इकाई ग्लूकोज और एक इकाई गैलेक्टोज के मिलने से जो शर्करा बनती है उसे हम कहते हैं लैक्टोज। और तीसरा इसका उदाहरण आता है, वो आता है माल्टोज। यही पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि टेबल शुगर किसे कहते हैं या मिल्क शुगर किसे कहते हैं, या शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो तीसरा उदाहरण है वो है हमारा माल्टोज। ये भी आपका दूसरे का तीसरा की जो डाइसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड का तीसरा उदाहरण है वो है माल्टोज। तो माल्टोज का क्या मतलब होता है, तो इसे कहते हैं बीज वाली शर्करा। बीज वाली शर्करा, माल्ट यानी कि शुगर, माल्ट शुगर कहते हैं, या इसको बीज वाली शर्करा, या इसे हम दूसरा नाम कह सकते हैं माल्ट शुगर, माल्ट चीनी। ये किसमें पाई जाती है, तो ये बादाम, काजू, या जिसे हम कह सकते हैं ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, यानी कि बादाम, काजू आदि में सूखे मेवे जो मीठापन मिलता है हमें, वो इस माल्टोज के कारण मिलता है। और माल्टोज का निर्माण कैसे होता है, तो माल्टोज का निर्माण होने के लिए एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो अणु संपर्क में आते हैं तो उससे मिलकर बनता है माल्टोज बनता है। तो हमने अभी पढ़े, तीन उदाहरण पढ़े। पहला पढ़ा हमने सुक्रोज, दूसरा पढ़ा हमने लैक्टोज, और तीसरा पढ़ा हमने माल्टोज। ये तीनों ही ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण थे। तीनों के लिए पहले में देखो हमने सुक्रोज पढ़ा टेबल शुगर का, लैक्टोज पढ़ा से हमने मिल्क शुगर का, और माल्टोज पढ़ा तो हमने इसमें बीज वाली शर्करा या माल्ट शुगर कहा। अब हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम अगला तीसरा पॉलीसेकेराइड क्या होती है, उनके बारे में, उनके उदाहरण पढ़ते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जनरल साइंस ज्यादा समझ में आती है या कम समझ में आती है, यदि आपको पसंद आती है तो मुझे जरूर कमेंट करें कि मेरे द्वारा जो साइंस पढ़ाई जा रही है उसमें आपका कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों, ये साइंस में आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये साइंस आपने छोटी कक्षा में भी नहीं पढ़ी होगी। 10वीं 12वीं लेवल तक जब तक आपने पढ़ाई की है तब तक मानता हूं कि इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो साइंस में पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर जो बेसिक साइंस पढ़ाने जा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, ये आपके किसी भी प्रकार के आगे भविष्य में आप कोई भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दोगे जिसके सिलेबस में यदि जनरल साइंस नाम से कोई भी टॉपिक है तो उसके अंदर आपकी ये 100% काम आएगी। जरूर आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक दो मिलेगा ही मिलेगा। और हो सकता है कि मेरे द्वारा जो साइंस पढ़ाई जा रही है उसमें से आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए
जो आपकी जिंदगी बना सके। तो इसके लिए आप मुझे अपना उत्साह, आपका प्यार देते रहिए ताकि मैं आपको इसी उत्साह के साथ में पढ़ाता रहूं। तो चलिए हम पॉलीसेकेराइड का उदाहरण पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है पॉलीसेकेराइड का, वो है स्टार्च। यानी कि पॉलीसेकेराइड में जो शर्करा का रूप होता है, पहला रूप होता है स्टार्च। स्टार्च किसमें मिलता है? तो सबसे अधिक होता है मक्का या आलू में। या तो मक्का ऐसा स्रोत है या आलू है। और ये स्टार्च होता है ये पौधों में संग्रहित भोजन के रूप में पाया जाता है। स्टार्च होता है हमेशा पौधों में, जो संग्रहित स्टोर फूड होता है पौधों का, उसमें स्टार्च पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है पौधों में? तो पौधों के जड़ों वाले भागों में, जड़ों वाले भाग में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्च क्या आते हैं। स्टार्च मक्का या आलू में पाया जाता है। और इसका जो ये पौधों के जो भोजन बनता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन को स्टोर करके रखते हैं। और उस स्टोर करने का रूप होता है स्टार्च रूप में होता है। दूसरा हमारा रूप आएगा इसमें, वो आएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होते हैं? तो जंतु जगत का जो संग्रहित खाना होता है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। यानी कि जो जंतु होते हैं, तो जंतु जगत का स्टोर फूड का मतलब होता है संग्रहित भोजन। यानी कि जो हम लोग होते हैं, जंतु जीव जंतु जो भी होता है, वो जो अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं, ऊर्जा का जो भोजन का रूप होता है उसको स्टोर करके जिस रूप में रखते हैं वो होता है ग्लाइकोजन रूप में होता है। और इस ग्लाइकोजन का हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो स्टोर होता है लीवर या यकृत में। यानी कि हमारे शरीर में पूछे कि भोजन कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर या यकृत में स्टोर होता है। इसी प्रकार तीसरा आता है, दो पढ़े, पहला पढ़ा स्टार्च, दूसरा पढ़ा हमने ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड के रूप पढ़ लिए दो। तीसरा उदाहरण आता है इसका, वो आता है सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है? तो ये पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति सब पढ़ूंगा आगे। कोशिका भित्ति क्या होती है, सब बेसिक साइंस पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने शर्करा कौन सी देही है? तो आपको पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा तो वो है सेलुलोज है। और ये किस रूप में पाई जाती है? तो ये मृत रूप में पाई जाती है ज्यादातर। यानी कि ज्यादातर ये मृत रूप में पाई जाती है। और सबसे कठोर भाग होता है पौधों का, पादपों का सबसे कठोर भाग होता है। इसमें 0% पानी होता है। यानी कि सेलुलोज में पानी की मात्रा होती है 0% होती है, इसलिए सबसे कठोर भाग होता है। और सेलुलोज के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि मानव में इसका पाचन नहीं होता है। मानव में इसका पाचन नहीं होता है। जबकि जंतुओं में, पशुओं में अंधनाल द्वारा इसका पाचन होता है। आपने देखा होगा जो गाय भैंस होती है वो घास फूस खा लेती है पहले, और फिर जब घास फूस खा लेती है फिर आराम से बैठी होती है, तो वो जुगाली करती रहती है, इनका अपना भोजन वापस पेट में जो भोजन होता है उसको मुंह में लाती है और चबाती रहती है। तो जुगाली करती है, अंधनाल के कारण करती है, और उस जुगाली के रूप में सेलुलोज को वापस चबाती है ढंग से। तो सेलुलोज क्या है? तो कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला पदार्थ है। संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने शर्करा कौन सी? सेलुलोज है। किस रूप में पाई जाती है? पूरे पृथ्वी पर, या कह सकते हैं इसका ये मृत रूप में पाई जाती है।
पादपों का सबसे कठोर भाग क्या है? तो सेलुलोज है। क्यों कठोर भाग है? क्योंकि इसमें पानी 0% होता है। मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर में अंधनाल नहीं होते। हमारे पाचन तंत्र में अंधनाल कोई नहीं है, और अंधनाल नहीं है इनकी हमारे शरीर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम एक बार भोजन पेट में ले लेते वापस गले से मुंह में लाए चबा के खास ऐसा कोई प्रोसेस हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जाता है। यह प्रोसेस केवल जंतुओं द्वारा होता है, इसलिए अंधनाल द्वारा इसका पाचन होता है। 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। उदाहरण पहला पढ़ा हमने स्टार्च, दूसरा पढ़ा ग्लाइकोजन, और तीसरा पढ़ा हमने सेलुलोज। चौथा भाग उदाहरण है इसका पॉलीसेकेराइड का। तो पॉलीसेकेराइड का चौथा उदाहरण हम पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है कि चौथा उदाहरण होता है कि क्या है? वो है हमारा काइंटिन, यानी कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज के बाद में काइंटिन आता है। और ये किस में पाया जाता है? तो कवक या कीड़े मकोड़ों में, कवक या कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है। तो कवक या कीड़े मकोड़ों में कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कवक या कीड़े मकोड़ों में पाया जाना कार्बोहाइड्रेट है, वो है काइंटिन। और कहाँ पाया जाता है? तो बाहरी आवरण में पाया जाता है, कवक के बाहरी आवरण में, बाहरी आवरण में। फिर आता है कि इसके द्वारा कि बाहरी आवरण में पाया जाता है कवक या कीड़े मकोड़ों में पाया जाना कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? वो है पॉलीसेकेराइड, और उसका नाम क्या है? तो नाम है काइंटिन। इस प्रकार से हमें कुछ और चीजें फैक्ट याद रखने हैं। वो याद रखने हैं कि जो हमारे इसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग कौन से हो सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से एक तो रोग होता है कार्य क्षमता में कमी, यानी कि थकान महसूस होती है और कुछ भी नहीं होता है। कार्य क्षमता में कमी हो जाती है और हमें थकान अधिक महसूस होती है, और साथ ही साथ हम किसी अन्य प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं कमजोरी आ जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा। मित्रों, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेजें। जो भी मेरा बंधु साथी कहीं पे बैठ के यदि किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या कोई भी विद्यार्थी इस साल कक्षा 9th में, कक्षा 10th में, 8th में, 11th में, 12th में बायोलॉजी पढ़ रहा है, या कोई भी और किसी प्रकार की सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो उसके इस वीडियो का लाभ जरूर मिले। इसके लिए आपका सहयोग मुझे प्राप्त होना चाहिए, और आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। आप मेरा जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं वैसे ही सहयोग बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।